प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ फर्स्ट की इस कक्षा में वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपसे एक बार पुनः जुड़ रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिखित इतिहास तक हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम आगे 2-3 और महत्वपूर्ण इतिहास लेखनों की जानकारी हम करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एक लंबी और सुदृढ़ और व्यवस्थित परंपरा है। जब आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तो आप इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे और आपके हिंदी साहित्य के माध्यम से, अगर आप हिंदी साहित्य के माध्यम से अगर आप आगे अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब इतिहास पढ़ने ही पड़ेंगे और इनकी जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी। इस अध्याय में हम पुनः एक बार आपसे हिंदी साहित्य लेखन के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो महत्वपूर्ण कड़ी हमारे सामने आती है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन करके और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसको न मानते हुए, उस नामकरण को न मानते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाए, इसके पीछे उन्होंने अपने तर्क दिए और उनका जो इतिहास लेखन है वो 1940 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार विभाजित किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, उन्होंने लगभग एक मोटा मोटा आंकलन, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने सम्मत में विभाजित करके देखा था। उन्होंने शती के हिसाब से जो है ये नामकरण किया और मानते हिंदी साहित्य का आदिकाल वो लगभग 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं। दूसरा जो नामकरण उन्होंने किया भक्ति साहित्य, जिसे 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य भाग तक में मानते हैं। तीसरा नामकरण उन्होंने किया रीतिकाल, उसे वे 16वीं शताब्दी के मध्य भाग से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक मानते हैं। और इसी कड़ी में अंतिम जो काल विभाजन उन्होंने किया आधुनिक काल, उसे वे 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से आज तक मानते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को और व्यवस्थित करते हुए इसे शती और अर्धशती में विभाजित करके हमारे सामने जो है और इसे वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में जो एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का लेखन का इतिहास हमारे सामने आता है वह है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के बड़े महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य लेखन के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने लगभग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने प्रथम और विद्वानों के 4 कालों में बांटा और साथ में इन्होंने जो है आधुनिक काल का विभाजन करके हमारे सामने एक हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिकता प्रदान की और कई रोचक जानकारियों से इस हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पुष्ट किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की समय सीमा भी, आदिकाल की समय सीमा भी इन्होंने अन्य विद्वानों की तरह इन्होंने, जैसे मिश्र बंधुओं ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मानी थी, उसी प्रकार इन्होंने भी जो है 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। जैसा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पहले संधि काल और चारण काल कहा था, उन्होंने संधि काल और चारण काल दोनों को मिलाकर एक कर आदिकाल उसे नामकरण दिया और उसकी समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी। दूसरा काल विभाजन उन्होंने दिया, उसे भक्ति काल का नाम दिया और 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक इसकी समय सीमा मानी। तीसरा जो काल विभाजन है वह रीतिकाल, जिसे उन्हें 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने इसकी समय सीमा मानी। और चौथा काल जो उन्होंने कहा आधुनिक काल, उसे 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, और इसी आधुनिक काल के उन्होंने कई सारे विभाजन किए,
इसमें पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग जो है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानते हैं। दूसरा जो काल आधुनिक काल का विभाजन है वो जागरण सुधार काल, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से हम जानते हैं। द्विवेदी काल 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक इसे मानते हैं। तीसरा जो उन्होंने काल विभाजन किया आधुनिक काल का वो छायावादी काल है, जिसे 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक भी मानते हैं। इसी प्रकार आगे छायावादोत्तर काल है ना, उन्होंने उसके बाद के सारे काल को छायावाद के बाद का काल कहते हुए 1938 से लेकर 1953 तक उन्होंने एक संक्रमण काल का नाम दिया। इसे वो प्रगति काल के नाम से जानते हैं, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से 1938 से लेकर के 1953 तक के काल को और उसके बाद के काल को नवलेखन काल के नाम से जानते हैं। उसको बाद के काल को नवलेखन काल का नाम देते हैं, जिसे हम नई कविता के माध्यम से जानते हैं। आचार्य नगेंद्र के इस इतिहास की बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने आधुनिक काल के नामकरण भी किए। अन्य जो पिछले जो इतिहास लेखन हुआ था उसमें आधुनिक काल की केवल सूचना मात्र थी, आधुनिक काल की कवियों की सूचना मात्र थी। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित कालखंड में कालक्रम में बांट करके उनको व्यवस्थित रूप से नामकरण करते हुए नामोल्लेख करते हुए पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको बांटने का प्रयास किया। इसी प्रकार इस महत्वपूर्ण कड़ी में जो है हमारे सामने एक कृति और आती है जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की है। वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। उन्होंने अपनी कृति को नाम दिया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और ये कृति जो है ये कृति काल विभाजन न होते हुए हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों पर आधारित है। उन्होंने इतिहास वैज्ञानिक इतिहास में मध्यकाल का कुछ परंपराओं में बांटकर काल विभाजन नामकरण करने के प्रयास को नई दिशा दी। उन्होंने जो अपनी कृति में उन्होंने जिस प्रकार से इस काल विभाजन को प्रस्तुत किया है, पहला धर्माश्रम में लिखित साहित्य, वो मानते हैं कि जो पहला जो काल है वो धर्माश्रम में लिखित साहित्य है। संत काव्य परंपरा, पौराणिक रीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, भक्ति काव्य परंपरा। इसी प्रकार दूसरा जो विभाजन करते हैं वो है राज्याश्रय में लिखित परंपरा, जिसमें मैथिली गति परंपरा, ऐतिहासिक राम काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्त काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा आदि वे मानते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाजन है वो लोकाश्रय में। उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को तीन मोटे भागों में बांट दिया। एक तो धार्मिक आश्रय में लिखा हुआ साहित्य, दूसरा राज्याश्रय में लिखा हुआ साहित्य और तीसरा लोकाश्रय में लिखा हुआ साहित्य। और लोकाश्रय में लिखित साहित्य को रोमांसिक कथा काव्य और स्वच्छंद प्रेम काव्य के रूप में विभाजन किया। इस प्रकार एक वैज्ञानिक इतिहास के रूप में जो है गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इस इतिहास लेखन को किया है। हम मूल रूप से जो है अगर हम काल विभाजन के बारे में बात करें तो काल विभाजन में पर्याप्त मतभेदों के होते हुए भी विद्वान इसे एक सहज प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। हम सब देखते हैं, हमने इतने मुख्य महत्वपूर्ण विद्वानों के काल विभाजन हमने पढ़े हैं और काल विभाजनों को पढ़ने के पश्चात हमें समझ सकते हैं कि कई विद्वानों में मतभेद होते हुए भी, और मतभेद एक साहित्य की आलोचना की एक सहज प्रवृत्ति है, उसे वे स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए कुछ निश्चित आधारों पर शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन और नामकरण को हम स्वीकार करते हैं। यानी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जानकारी करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन सामने आता है। और इस इतिहास लेखन को हम इस विभाजन को, काल विभाजन को और इस नामकरण को हम सब स्वीकार करते हैं। हालांकि जैसे आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल का नाम हमें दिया, उसको हमने स्वीकार करा और उसकी समय सीमा हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से रख दी। इसी कड़ी में जो है कई सारे विद्वानों के हमने काल विभाजन को स्वीकार किया, किसी के नामकरण को स्वीकार किया, और इस प्रकार हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि इसकी पूर्ण वैज्ञानिकता के बारे में
स्वयं शुक्ल जी को भी शंका थी। वे लिखते हैं, शुक्ल जी ने अपने इतिहास के लेखन में लिखा है, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल में को लो तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिल जाएंगे, और इसी प्रकार वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जैसे कि वीरगाथा काल में होती थी। खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि प्रवृत्तियां स्थायी नहीं होती है ना, लेकिन किसी किसी काल में किसी प्रवृत्ति की बहुलता होती है, उसकी अधिकता होती है, और उसी के अनुरूप उन्होंने जो है अपने काल विभाजन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि किसी काल में किसी प्रवृत्ति की बहुलता हो, जैसा कि उन्होंने अपने आदि काल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल कहने के पीछे उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा के, डिंगल भाषा के जो रासो ग्रंथ थे उनको खोज निकाला। उन रासो ग्रंथों के साथ में उन्होंने 4 अन्य ग्रंथ भी खोजे और कहा कि देखिए ये 12 ग्रंथ में से 8 ग्रंथ वीर रस के काव्य के हैं, और इस आधार पर उन्होंने उसको वीरगाथा काल कहने का प्रयास किया। यद्यपि मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल वीरगाथा काव्य आदि काल में ही रचा गया हो, वीरगाथा काव्य भक्ति काल में भी रचा है, वीरगाथा काव्य जो है रीति काल में भी रचा है। भूषण जैसा प्रसिद्ध कवि वीर रस का कवि जो है रीति काल में ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और अपनी कविता करते हैं, और आधुनिक काल में भी जो है वीर रस की कई कृतियां उत्कृष्ट कृतियां में प्राप्त होती है। इसलिए प्रवृत्तियां काल की सीमाओं के परे होती है। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को इस प्रकार जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि नामकरण और प्रवृत्तियां यह सब सुविधा के लिए है ना। किसी विशिष्ट प्रवृत्ति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि फला प्रवृत्ति किसी काल में ज्यादा है, लेकिन प्रवृत्तियां और काव्य की विशेषता है, कालातीत होती हैं, वे काल में आती हैं, हमारे सामने हर काल में जन्म लेती हैं। कोई न कोई कवि उन्हें जो है वापस पुनर्जीवित कर देता है, और इस प्रकार ये साहित्य अपनी अनंत यात्रा करते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो हमने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से, इतिहास लेखन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आएगा और इसमें दी गई वक्तव्य के माध्यम से आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को समझने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।